हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम व्याकरण भाग शुरू करेंगे जिसमें पहला ले रहे हैं हम उपसर्ग। वैसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में ही बोले जाते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अगर हम परिभाषा को देखें तो देखिए ये लिखी हुई है इसकी परिभाषा। वे शब्दांश या जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। सामान्यतः उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अगर हम इनके प्रकारों की बात करें तो सामान्य रूप से सबसे पहले इनके प्रकारों में देखेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। इन संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। दूसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्गों को हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तीसरा आपका इन्होंने अलग अलग कर दिया है उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इन दोनों को ही यदि हम एक साथ इकट्ठा कर कर यहाँ लिखें तो वो हो जाएंगे हमारे विदेशी उपसर्ग। ठीक है, अब एक और हिंदी में उपसर्ग आते हैं कि उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। अवयव जैसा कि आप जानते हो वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अवयव कहते हैं। फिर से सुनिए, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अवयव कहते हैं। तो संस्कृत के कुछ अवयव इस प्रकार के हैं कि जिन्हें हम उपसर्गों की तरह ही प्रयोग करते हैं। अब इनको देखते हैं। यदि हम सिलेबस में देखें तो आपके सबसे पहले उपसर्गों से जुड़े हुए दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न शब्द दिया हुआ होगा और आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना होगा। दूसरा होता है हमारा जिसमें आपको उपसर्ग दिए हुए होते हैं और आपको उसमें से मूल दो नए शब्द उसमें बनाने होते हैं। सेम आपके प्रत्यय में भी इसी प्रकार होता है कि आपको एक शब्द दिया हुआ होता है जिसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना होता है, और दूसरा होता है आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार का होता है कि प्रत्यय दिया हुआ है और उसमें आपको मूल उससे जुड़े हुए दो अन्य शब्द आपको लिखने होते हैं। कुछ एक को हम देखते हैं जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है और अधिकतर आपके परीक्षाओं में आते हैं। इनको करने से पहले देखिए जिस प्रकार ये किया हुआ है उसी तरीके से हम भी अपनी कॉपी में इन्हें करेंगे। लेकिन यहाँ उदाहरण आपको ज्यादा उदाहरण नहीं लिखने, केवल 2 या 3 ही लिखने हैं। 2 से कम नहीं लिखेंगे, ठीक है, और 3 से अधिक भी नहीं लिखेंगे। देखिए पहला है आपका जैसे अ का अर्थ होता है नहीं, यानी हम जिन शब्दों के मूल शब्दों के आगे लगा देंगे वो नहीं का अर्थ या नहीं के सूचक हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे अखंड, खंड यानी किसी का हिस्सा, लगा दिया हमने जिसके के हिस्से नहीं किए जा सकते। ठीक है, नाथ और अनाथ, नाथ यानी जिसके कोई हो, जिसका कोई संरक्षक हो, और अनाथ यानी जिसका कोई संरक्षक न हो। अज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञानी व्यक्ति, और अज्ञान यानी जिसके पास ज्ञान न हो। इस प्रकार ऐसे ही आपके अधर्म, अनीति, अबोध, अचल। वैसे ही का एक और है आपका अन। अन में भी नहीं का नहीं शब्द का पता चलता है। जैसे अनाचार, आचार जिसे कहेंगे हम अनेक। ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं अनेक, अनादि, अनादर, अनावश्यक, अनुपस्थित, ये इस प्रकार आ जाते हैं। तो इनमें से आपको 3-3 अब किन किन के करने हैं आपको वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जिनके मैं टिक लगाऊंगी वही आपको करने हैं, और मैं आपको फोटो क्लिक करके भी इसमें आपको भेज दूंगी। जैसे देखिए पहले हम करेंगे अन को, अधि को, अनु को। अन, अधि और अनु। इसके अलावा आगे लेंगे हम इसमें आपके अप, उत, दुर, निर, परि, प्रति, ये लेंगे। ठीक है, ये सारे। अब देखो एक बार अब को देखो आप, अब यानी बुरा या नीचे, मान जिसका सम्मान होता है, और अगर बुरा हो जाएगा तो अपमान। ठीक है, अपयश, यश का उल्टा हो जाएगा आपका अपयश। यहाँ विलोम शब्द नहीं देख रहे हम, लेकिन फिर भी उसका बुरा या नीचे। ठीक है, उत यानी जो श्रेष्ठता के भाव लेके आते हैं, जैसे उत्साह, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, ये सारे आपके। दुर, अब जो दो शब्दों को देखो आप, दुर और निर,
इसमें देखिए र के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये स्वर जो है वो आधा है। ये व्यंजन जो है वो स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। और जो जिस र में स्वर नहीं होता है वो रेफ में प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता ही है, जिस र में स्वर नहीं होता है वो रेफ में प्रयोग किया जाता है, और जिस र में स्वर होता है वो पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए जितने भी आपके दुर से जुड़े हुए आएंगे शब्द, इसमें देखने की बात ये है कि ज्यादातर इसके कैसे होंगे, वो आगे रेफ में ही आपको मिलेंगे। वैसे ही आपका निर भी इसी तरीके से निर्मल, निर्मम, निर्दोष या निरपराध, ठीक है, क्योंकि इसमें कैसा है, ये स्वर रहित व्यंजन है आपका, ठीक है। कुछ इसमें जैसे आपके जैसे ये दुराचार है और एक आपका निरपराध भी है, तो ये आपको इसमें करने हैं। इसके अलावा कुछ एक मैं आपको और दे रही हूं, जैसे अध। अब देखिए ये अध जो है इसमें हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव, जिन्हें हम सामान्य तरीके से अध पका, अध जला, अध कचरा, अध मरा, अध खिला, ठीक है, ये हो गए आपके। फिर आता है आपका एक भर, भरपेट, भरपूर, भरसक, ये सारे आ जाएंगे आपके। इसी तरीके से एक आपको इसमें लोगे आप कु, एक आपका सु भी होता है, ठीक है, सुपुत्र, सुविचार, सुकर्म, सुपात्र, ये सारे भी आपके इसमें आते हैं। अब हम इनमें आप अलग अलग नहीं करेंगे, उर्दू और ये अंग्रेजी के इस तरीके से आपको अलग अलग नहीं करने। आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे विदेशी उपसर्ग, और विदेशी के लिए आप एक साथ ही कर लेंगे गैर, ब्रैकेट में आप लिख देंगे ये उर्दू का है, बे, हर, ये इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही आपको अंग्रेजी के जो उपसर्ग है उसमें आप करेंगे सब, डिप्टी, हाफ और वाइज, ये आप इसमें कर लेंगे। दो इससे जुड़े हुए, जैसे ये आपका सब आ जाता है, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, सब असिस्टेंट आ जाता है, सब कांस्टेबल आता है, तो ये आपके नए शब्द भी इसमें जुड़ जाते हैं। हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ पार्ट, इस तरीके से, तो ये अंग्रेजी के आ जाएंगे आपको। इन्हें हम नहीं करेंगे, जो संस्कृत वाले हैं इनको आप नहीं करोगे, क्लियर है। तो इसके इस तरीके से हम उपसर्गों वाले वर्ग को कर लेंगे। उपसर्ग फिर से समझ लीजिए आप कि क्या किसे कहते हैं उपसर्ग, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इसमें देखिए आप अगर वर्क कैसे करना है आपको, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप ये उपसर्ग की, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, परिभाषा पर टिक लगा दिया मैंने। उपसर्ग के प्रकार लिखेंगे आप, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, ठीक है, ये तीन हमारे प्रकार हैं। और उसके बाद में जब आप वर्क करेंगे तो सबसे पहले जैसे देखिए इसके अंदर जो किया हुआ है हमारा उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, इसी प्रकार करेंगे। तो आप यहाँ हेडिंग आप डाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका ये उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लिया है आपने, उसके बाद में उसका ये अर्थ आ जाएगा आपका, और उसके बाद में आपके उदाहरण, ये आपके उदाहरण आ जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ शब्द आ गया, आपने जो भी शब्द लिया उसका अर्थ लिखा और उसके 2 या 3 आपने उदाहरण लिख दिए, जिनके मैंने टिक लगाए, केवल वही आपको करने हैं। थैंक यू। अगली कक्षा में हम प्रत्यय को पढ़ेंगे।